गरीब बहू रानी अनामिका बगान में बैठ के लकड़ियों के खिलौने बना रही थी और बेंच के ऊपर एक टोकरी में उन्हें रख रही थी। तभी सासू माँ शारदा टोकरी के पास बड़े दुखी मन से आती है। नदी पार करके तुम लकड़ियों के खिलौने बेचने शहर जाओगी, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है बहू। पर जाना तो पड़ेगा ना माँ जी। तुम खुद ही एक लकड़ी जैसी हो, तुम्हारे घुटनों तक पानी आ जाए तो तुम बह जाओगी, बस इसी बात का डर है बहू। अगर मैं डर के घर पे रह गई तो क्या चल पाएगा माँ जी? कितनी मेहनत करके जंगल जाती हूँ, लकड़ियाँ काट के ले आती हूँ, दिन रात देखे बिना उन लकड़ियों के खिलौने बनाती हूँ, तो क्या उन्हें देखकर बस खुश होंगी, बेचूंगी नहीं माँ जी? ऐसा कहकर अनामिका टोकरी अपने सर पे रखती है और फिर खिलौनों को बेचने के लिए वो सड़क से चलते हुए ऑटो स्टैंड तक पहुँच जाती है। वहाँ जाके सबसे पूछताछ करने लगती है। एक दो ऑटो से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो नदी से नहीं जाएंगे। तीसरा ऑटो श्रीकांत का ऑटो था। वो जान पहचान वाला ही लड़का था। दीदी आप यहाँ? खिलौने बेचने के लिए मैं शहर जा रही हूँ छोटे भाई, वो कह ही रही थी। तभी मल्लेश, जिससे उसने पहले पूछा था, वो आ जाता है। सुनिए, किसी से भी पूछ लीजिए, वो पानी होकर नहीं जाने वाला, वो गांव होकर ही जाएगा, उसके लिए 100 रुपए लगेंगे। हाँ दीदी, भैया ने जो कहा वही फाइनल है, आप पर निर्भर करता है, इससे कम में तो कोई नहीं जाने वाला, नदी पार से ऑटो तो जाना मुश्किल है। ऐसा वो कह ही रहा था, तभी बैलगाड़ी से गोविंद और अपर्णा अपनी बहू सुरेखा को लेकर आते हैं, जो प्रसव पीड़ा से बहुत तड़प रही थी। वो मल्लेश से विनती करने लगते हैं। मल्लेश उनकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि गांव घूम के जाना है तो ज्यादा पैसे लगेंगे। तब गोविंद हाथ जोड़ के उससे विनती करने लगते हैं। गांव घूम के जाने का समय नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि अब बच्चा कभी भी हो सकता है, ले चलो, तुम्हें पुण्य मिलेगा, जितने पैसे लगेंगे दूंगा, बस नदी होकर हमें ले चलो। उन्होंने बहुत विनती की पर मल्लेश सुना नहीं और दूसरे ऑटो को भी जाने नहीं दे रहा था। तब तक सुरेखा दर्द बर्दाश्त ना कर पाने से जोर जोर से रोने लगती है। देखिए बुजुर्ग इंसान, अभी तक ऐसा कोई ऑटो नहीं बन पाया जो नदी के ऊपर से चले। अगर आप पे दया करके मैं इस ऑटो को नदी से ले गया तो मेरा मोटर खराब हो जाएंगे, फिर आपके चक्कर में मेरा लेने का देना पड़ जाएगा। अब चूंकि कोई चारा नहीं था, इसीलिए गोविंद धीरे धीरे बैलगाड़ी लेकर नदी पार से जाने लगते हैं। उसे गांव देवी पर बहुत भरोसा था, इसीलिए धीरे धीरे नदी के ऊपर से ही वो बैलगाड़ी ले जाने लगे। उस वक्त नदी का प्रभाव भी बहुत सामान्य था। नदी किनारे बहुत परेशान होकर खड़ी होकर अनामिका बैलगाड़ी को नदी के ऊपर से जाते हुए देख रही थी। धीरे धीरे बैलगाड़ी नदी को पार करके नदी के दूसरे किनारे तक पहुंच जाती है। देख के अनामिका को चैन की राहत मिली। फिर मन में हिम्मत लेके अनामिका भी धीरे धीरे पानी के ऊपर से चल के इस किनार से दूसरे किनार तक पहुंच जाती है। फिर वो शहर चले गई और टोकरी में लकड़ी के खिलौने लेकर वो बेचने लगी। तब तक अंधेरा होता आया। उसने 2-3 खिलौना बेचा और फिर नदी किनारे आ गई। उस वक्त पानी का बहाव थोड़ा ज्यादा था। क्या करें, पानी का बहाव भी तेज है, इधर अंधेरा भी हो रहा है और घर पे बच्चे मेरे इंतजार कर रहे होंगे। इस तरह सोचती है और फिर भगवान के हाथों पे सब छोड़ के वो नदी पार करने लगती है। हथेली पे अपना जान रख के, सर पे टोकरी लेके बहुत ही कष्ट के साथ धीरे धीरे नदी पार करने में वो सफल रही। पहुँच के वो एक लंबी सांस लेती है। घर पहुँच के देखती है हरीश, भव्या और सासू माँ शारदा दरवाजे के पास सब इंतजार कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि बहू अनामिका के कपड़े बस घुटनों तक ही गीले हैं, तब जाके शारदा का दिल शांत हुआ। थोड़ी देर बाद प्रसाद और रमेश, जो मजदूर के काम के लिए गए थे, वो भी घर लौट आते हैं। फिर सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, थोड़ी देर बातचीत करते हैं। फिर शारदा बच्चों को लेकर एक बिस्तर पे सो जाती है। प्रसाद और रमेश दूसरे बिस्तर पे सो जाते हैं। अनामिका जमीन पे चटाई बिछा के सो जाती है। पर अनामिका को नींद नहीं आ रही थी। उसे एक ही परेशानी सताए जा रही थी। लेटे लेटे बस सोच रही थी कि ऐसा काश कोई गाड़ी हो जो कि नदी के ऊपर से चल सके। अचानक से उसे एक तरकीब आती है। उसका चेहरा चमक उठता है और फिर वो मनी मन सोचने लगती है, जैसा मैंने सोचा है, अगर मैं लकड़ियों से पानी में चलने वाला ऑटो बनाऊं तो अच्छा रहेगा। कल सुबह से ही मैं लकड़ी के ऑटो बनाने के काम में लग जाऊंगी। चाहे पानी का प्रभाव कैसा भी हो, ऐसा ऑटो बनाऊंगी जो हर परिस्थिति में अच्छे से चले। इस तरह वो दृढ़ निश्चय लेती है और चैन से सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेज देती है। बाप बेटे को मजदूरी के काम के लिए भेज के वो जंगल चली जाती है।
जंगल जाके अनामिका अपने आवश्यकता अनुसार लकड़ियों को काटती है, फिर उन लकड़ियों को अपने साथ घर ले आती है। रात दिन देखे बिना अनामिका बहुत मेहनत करती है। फिर जद्दोजहद करके वो एक लकड़ी का ऑटो बनाती है। अनामिका लकड़ी के ऑटो में इंजन फिट करती है और ऐसा बंदोबस्त करती है ताकि उसमें पानी ना घुसे। इस तथ्य को जानने के बाद उसके पूरे परिवार ने उसकी बहुत सराहना की। उसने अपने पूरे परिवार को ऑटो में बैठाया और फिर नदी के पास ले आए। उस दिन नदी का प्रवाह बहुत तेज था, पर अनामिका को अपने लकड़ी के ऑटो पर पूर्ण विश्वास था। धीरे धीरे ऑटो चलाकर वो पानी के ऊपर से आगे बढ़ने लगती है। अनामिका ने जो ऑटो बनाया था वो पानी के स्रोत को झेलने में सक्षम रहती है, इसीलिए बिना किसी परेशानी के ऑटो आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। फिर अनामिका दूसरे किनारे से इस किनारे तक लौट आती है। ठीक उसी वक्त मल्लेश अपनी पत्नी लक्ष्मी, जिसे प्रसव पीड़ा हो रही थी, उसे लेके वहाँ पे आता है। दीदी, मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है। जल्दी से मुझे उसे शहर के अस्पताल में ले जाना होगा। अगर गांव से घूम के गया तो मैं उसे बचा नहीं पाऊंगा। उसने जब ऐसा कहा, अनामिका अपने परिवार को वहीं पे उतार के मल्लेश और उसकी पत्नी को ऑटो में बैठाती है। फिर ऑटो चला के नदी के उस पार शहर के अस्पताल में उन दोनों को वो पहुंचा देती है। मल्लेश अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल चला जाता है। 10 मिनट बाद मल्लेश अस्पताल से निकल के अनामिका जो ऑटो में बैठी थी उसे आके धन्यवाद कहता है। मुझे माफ कीजिएगा दीदी, उस दिन जब एक बहन इतनी तकलीफ में थी मुझे समझ नहीं आया था। मैं बेवकूफ की तरह बर्ताव कर रहा था। आज समझ में आया कि मैंने कितनी बड़ी भूल की थी। अब आपको अपनी गलती समझ में आई ना? आपको मुझे माफ करना होगा दीदी। उस दिन मैं आपको मदद नहीं कर पाया, फिर भी उस बात को दिल में ना रखते हुए आज आपने मेरी पत्नी को अस्पताल तक पहुंचाया। आपको भगवान आशीर्वाद दे। ये बात सुनकर अनामिका बहुत खुश हुई। उस दिन से वो नदी के ऊपर लकड़ी का ऑटो चलाने लगी और बहुत ही कम पैसों में वो आर पार करने लगी और परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। रमेश इंडिया आता है। उसकी फ्लाइट एयरपोर्ट पे आके लैंड करती है। फिर अपना ऑफिस बैग लेके रमेश एयरपोर्ट से बाहर निकल आता है। पिताजी प्रसाद वहीं पे गाड़ी लेके इंतजार कर रहे होते हैं। नमस्ते पिताजी, कैसे आप? माँ अनामिका सब कैसी हैं? सब ठीक है बेटा, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ पिताजी। ठीक है, चलो घर चलते हैं। वहाँ माँ बहू सब इंतजार कर रही है। ऐसा कहकर प्रसाद कार में आके बैठते हैं। रमेश भी बिना कुछ कहे अब गाड़ी में आके बैठ जाता है। प्रसाद ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं। रमेश ऑफिस के बारे में कुछ बता के हंसी मजाक करने लगता है। बेटे को इस तरह से खुश देखकर प्रसाद मन ही मन सोचने लगते हैं। हंसता हुआ इतना खुश बेटे को मैं कैसे बताऊं कि उसकी पत्नी शैतान बन जाती है। पता नहीं वो क्या सोचेगा, पर चाहे कुछ भी हो जाए सच तो बताना ही पड़ेगा। ये सब सोचकर प्रसाद कहने लगते हैं। बेटा रमेश, तुम्हें एक जरूरी बात कहनी थी। पहले घर चले पिताजी। उसके ऐसे कहने पर प्रसाद कुछ कह नहीं पाए और फिर चुपचाप वो गाड़ी चलाते चलाते मन ही मन सोचने लगे। भगवान तुम्हें शैतान बहू से बचाए बेटा। ऐसा सोचते हुए वो गाड़ी चलाने लगे। आधे घंटे के अंदर रमेश घर के सामने जाके हाजिर हो जाता है। शारदा उस पे पानी वानी छिड़कती है ताकि सारे बुरी नजर उससे हट जाए। फिर रमेश खुशी खुशी माँ के पैर छूता है। शारदा भी मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देती है। फिर रमेश और अनामिका मुस्कुराते हुए अपने बेडरूम की तरफ चले जाते हैं। बहू रात में शैतान बन जाती है, इस बारे में आपने बताया ना? नहीं शारदा, बेटे ने मुझे मौका ही नहीं दिया। आज रात वो खुद ही जान जाएगा। ऐसा कहकर वो घर के बाहर चले जाते हैं। उधर रमेश और अनामिका अपने कमरे के बिस्तर पे बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। इस तरह देखते देखते दिन निकल जाता है और रात हो जाती है। शारदा प्रसाद रात भर सोते नहीं। वो दरवाजे के सामने खड़े होकर बस नजर रखते हैं। चूँकि नींद नहीं आ रही थी और मौसम भी बहुत बेहतरीन थी, इसलिए मौसम का मजा लेने के लिए रमेश बाहर निकल आता है। ठीक उसी वक्त अनामिका शैतान में बदल जाती है। पायल की आवाज करते करते अनामिका हॉल की तरफ आती है। शारदा और प्रसाद अपने बेडरूम में जाके छिप जाते हैं। पायल की आवाज सुन के ही वो समझ जाते हैं कि बहू शैतान में बदल गई है और वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। पता नहीं आज रात ये शैतान बहू रानी किसकी जान लेगी।
वो सोच ही रहे थे कि रमेश दरवाजा लगा के अंदर आने लगता है। वो बालकनी से देखता है कि अनामिका शैतान में बदल गई है और पायल की आवाज करते हुए वो घर से बाहर जा रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। अनामिका शैतान में कैसे बदल गई? ये दिन में तो ठीक ही थी, फिर रात में ये शैतान कैसे बन गई? वैसे शैतान बन के वो जा कहाँ रही है, वो भी इस वक्त? ऐसा सोचकर रमेश घर से बाहर आके बाइक लेके अनामिका को फॉलो करने लगता है। शैतान अनामिका पंचायत जी चक्रवर्ती के घर की तरफ जा रही थी। अब चूंकि रमेश को कुछ पता नहीं था, इसीलिए दीवार के पीछे खड़े होकर वो बस देख रहा था। उधर चक्रवर्ती बाबू लकड़ी के चेयर पे बैठकर किसी बात को लेकर बहुत परेशान थे। वो पति जमींदार था, बहुत गरीबों की जमीन भी हड़पा था वो। और सुदर्शन की बात करे तो वो बहुत गरीबों से ब्याज लेकर लूटा करता था, इसलिए उसे मार दिया गया। गांव के भलाई के सारे पैसे वो खा चुका था, तो क्या अब वो मुझे भी मार डालेंगे? ये सारी बातें वो सोच रहे थे और बड़े ही तनाव में थे। तभी शैतान अनामिका चक्रवर्ती के दरवाजे पे ठोकर मारती है। आवाज सुनते ही चक्रवर्ती बाबू बड़े ही सहम जाते हैं। इस समय कौन आया होगा? अगर हत्यारा मुझे मारने आया है तो? इस तरह से वो सोच ही रहे थे और देख रहे थे। तब तक शैतान अनामिका का हाथ अंदर आता है और कुंडी खोल लेती है। ये देखकर चक्रवर्ती बाबू बहुत डर जाते हैं। रमेश भी देखकर आश्चर्य हो जाता है। शैतान अनामिका घर के अंदर आती है। चक्रवर्ती बाबू शैतान बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगते हैं। रमेश क्या हो रहा है देखने के लिए भाग के आता है। वो देखता है चक्रवर्ती बाबू के दोनों हाथ अनामिका के हाथों में है और उन्हें कंधे पे उठा के अनामिका ले जा रही है। रमेश फिर से शैतान अनामिका का पीछा करने लगता है। शैतान अनामिका अपने घर पे आती है और हॉल में उन दोनों हाथों को फेंक के अपने बिस्तर पे जाके वो सो जाती है। ये सब देखने के बाद रमेश अपने माता पिता के पास जाकर पूरी बात जानना चाहता है। तब शारदा कहती है, बेटा रमेश, तुम परेशान मत हो, मेरी बात सुनो। हमारे घर जो महर्षि आते हैं उनसे अनामिका बहुत रूखेपन से बात की थी। फिर महर्षि ने कह दिया दिन में बहू रहेगी और रात में शैतान बनेगी, और ऐसा उसे श्राप दे दिया। इसीलिए बेटा अनामिका दिन में बहू होती है और रात में शैतान बन के जान लेती है। तो क्या माँ इस श्राप का कोई उपचार नहीं है? बेटा महर्षि ने कहा है कि वो पूर्णिमा के दिन आके उपचार बता के जाएंगे। वैसे भी कल पूर्णिमा का दिन है, महर्षि जरूर आएंगे, इस श्राप का जरूर उपचार बताएंगे। तुम चिंता मत करो, बहू फिर से पहले जैसे हो जाएगी। थोड़ा धैर्य रखो बेटा। इस तरह से कहती है। अब चूंकि कुछ करने का नहीं था, इसलिए रमेश कमरे में जाता है। अनामिका को देखकर उसे बहुत दया आती है। वो भी सो जाता है। रात गुजर जाती है। अगले दिन पूर्णिमा का दिन था। शारदा, प्रसाद और रमेश तीनों तैयार होके घर से निकल आते हैं और सन्यासी का इंतजार करने लगते हैं। तब तक सन्यासी बाबा वहाँ आ जाते हैं। सब उन्हें प्रणाम करते हैं। केले के पत्ते में उन्हें फलहार कराया जाता है। सन्यासी बाबा खा के बहुत संतुष्ट होते हैं। फिर उन्हें देखकर, तुम्हारी तकलीफों को समझता हूँ, बहू को बुला ले आओ। उनके कहने पे अनामिका को महर्षि के पास ले आया जाता है। वो महर्षि को देखकर प्रणाम करती है। देखो बेटा, आज रात शैतान बनने से पहले ही तो जंगल के पश्चिम दिशा की ओर चली जाना। वहाँ पे तुम्हें एक चमकता हुआ पेड़ दिखेगा। उस पेड़ के पत्तों को लाकर उसका रस निकाल के उसे पी लेना। तुम्हें शैतान से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कहकर महर्षि वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन जब रात होती है, अनामिका एक लांटन लेके जंगल के पश्चिम दिशा की ओर चली जाती है। वहाँ उसे एक चमकता हुआ पेड़ दिखता है। फिर महर्षि के कहे मुताबिक वो उस पेड़ के पास जाके उस पेड़ के पत्तों को तोड़कर घर ले आती है। फिर उन पत्तों को पीसकर वो एक ग्लास में डालती है। बिंदु मात्र देर न करते हुए उस ग्लास के पूरे रस को वो एक घोट में पी जाती है। फिर पीते ही वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। रमेश अनामिका को उठा के बिस्तर पे ले जाके लिटा देता है। उस रात कोई भी सोया नहीं, बस सभी लोगों की नजर अनामिका पे ही थी। अगले दिन से ही अनामिका श्राप मुक्त हो जाती है। ये देखकर घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। सभी